नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। लगातार कई लेखकों, शख्सियत, किताबों, कहानियों, किस्सों और कविताओं से आप यहाँ रूबरू होते रहते हैं। इसी क्रम में आज ये वीडियो भी है जहाँ हम बात करेंगे किताब बादलों को आईना समझो के बारे में। किताब अनन्य प्रकाशन से आई है और किताब के लेखक और कवि डॉक्टर विनम्र सेन सिंह जी से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनम्र जी आपका। सबसे पहले तो बड़ा दिलचस्प इसका शीर्षक है बादलों को आईना समझो। तो कहाँ से शीर्षक आया, क्या दिमाग में रहा और कैसे बादलों को आपने आईना समझा? एक मुक्तक है मेरा इसी नाम से, बादलों को आईना समझो जी। तो उसी के मुझे थोड़ा लोकप्रिय भी हुआ वो लोगों में, उसके नाते मेरी पहचान बनी। तो इस नाते उस सबसे लोकप्रिय मुक्तक को अपनी कविता का शीर्षक के रूप में चयन किया। और कहाँ से बादलों को आईना समझा, ये तो रचना प्रक्रिया के बारे में आप जानती ही हैं जी। एक ऐसा मतलब टी.एस. एलियट भी कहते हैं और तमाम पाश्चात्य और भारतीय रामचंद्र शुक्ल से लेके कि कविता की कौंध होती है मस्तिष्क में। तो उस कौंध के दौरान वो शब्द आते हैं और उसको बिंब के रूप में शब्द आप चुनते हैं और वो कविता के रूप में आ जाता है। तो ये किसी कवि से ये जान पाना या लेखक से कि ये बता पाए लेखक कि कैसे आया, तो ये मेरे ख्याल से मेरे लिए तो संभव नहीं है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि जैसे कि कहीं से कुछ भी आ जाता फील हम करते हैं और अचानक से कुछ दिमाग में। जैसे कहा ना वर्ड्सवर्थ ने कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो जो है वो आप तो जैसे बैंक में आप जाती हैं तो सोखता होता है फोम, उसमें पानी डालती जाइए तो सोखता जाता है, लेकिन जब उसको आप दबाएंगे तभी उससे पानी बाहर आएगा। तो समाज के तमाम चीज़ों को देखकर, चाहे प्रेम का गीत हो, चाहे गज़लें लिखी जा रही हों, चाहे सामाजिक संदर्भ की कविताएं लिखी जा रही हों, ये सभी व्यक्ति देखते हैं। जैसे निराला जी का आप उदाहरण ले सकती हैं। तो क्या निराला के पहले किसी कवि ने सड़क पर मजदूरी करते हुए किसी औरत को नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। कवि के पास खैर कोई अलग हृदय होता है समाज को देखने, वो उसको महसूस करने की क्षमता होती है। फिर उन्होंने लिख दिया वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। जी। तो उसी तरह से किसी रात, किसी शाम, किसी सुबह मैंने भी बादलों को आईना समझ लिया। तो ये शीर्षक ये बड़ा लोकप्रिय मुक्तक है मेरा। हाँ बिल्कुल, वो आप वो लोकप्रिय मुक्तक सुना दीजिए जिससे ये शीर्षक भी आपकी किताब का निकल कर आया है। कि बादलों को आईना समझो और उसी में सज सवर जाओ, खुशबुओं से इन हवाओं की तुम जरा सा और भर जाओ। आ रहा हूँ रात बनकर मैं, ये उजाले डूब जाने दो। आ रहा हूँ रात बनकर मैं, ये उजाले डूब जाने दो। इतनी बेताबी नहीं अच्छी, तुम जरा सा और ठहर जाओ। इतनी बेताबी नहीं अच्छी, तुम जरा सा और ठहर जाओ। तो ये मुक्तक इसी मुक्तक के कारण इसका और बहुत सुंदर आपने गाया, मन कर रहा है कि और लगातार सुनते रहे। अच्छा, आपके बारे में ये तो खैर सभी को मालूम है, लोग आपको अच्छे नंबर में फॉलो भी करते हैं, जानते हैं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। लेखन की बाकी यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई? मेरे पितामह डॉक्टर कन्हैया सिंह जी साहित्यकार जी थे। जी। और अभी मार्च में उनका निधन हुआ, 1 मार्च को पिछले। तो हिंदी के अध्यापक भी थे, साहित्यकार भी थे। तो जैसा कि आप जानती हैं, भारतीय परिवारों में पिता से पुत्र का लगाव कम होता है, अपने दादा से ज़्यादा लगाव होता है। तो उसी लगाव के नाते मैं भी 4-5 वर्ष की आयु से बाबा के साथ घूमता था। तो बाबा कहाँ जाते थे? तो गोष्ठियों में जाते थे, सेमिनार में जाते थे, कॉन्फ्रेंस में जाते थे। मैं 8-10 साल की उम्र तक बाबा के साथ जयपुर, दिल्ली, आगरा या देश भर के और शहरों में सेमिनार में जाया करता था। तो एक साहित्यिक अभिरुचि वहाँ से थी। बाद में एक कार्यक्रम था, कवि सम्मेलन था आजमगढ़ में ही, बाबा के सम्मान में ही एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें गोपाल दास नीरज और
सोम ठाकुर, अपने कुंवर बेचैन जी, ये सारे लोग बड़े बड़े देश के कवि आए थे। सूर फैजाबादी एक हुआ करते थे, हास्य के बहुत बड़े कवि थे, तो उन्होंने वो संचालन कर रहे थे। नीरज जी को मैंने, मेरी उम्र रही होगी 12-13 साल की, तो नीरज जी को मैंने वो गीत पढ़ते सुना था, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। मुझे हृदय में छू गया। और उनका चार्म कि आप समझिए, आजमगढ़ शहर का मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ शहर देहात नुमा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है, और भीड़ रही होगी कम से कम 25,000। और नीरज की लोकप्रियता ऐसी उस समय भी थी कि 25,000 हाथ एक साथ ताली बजा रहे थे उनके गीत पे। तो थोड़ा मुझे आकर्षण हुआ कि ये कवियों में भी इतना आकर्षण, इतना चार्म, और इतना, नीरज जी तो आप सब परिचित हैं, पूरी दुनिया परिचित है, कितना अच्छा गाते थे। और उस समय उतनी आयु भी नहीं हुई थी उनकी, और अच्छा कंठ था। तो वहीं से मेरी दिलचस्पी हुई कविता में, और फिर मैं कक्षा 12 तो कविता को देखकर आकर्षण हुआ या तालियों को देखकर? दोनों को। देखिए, कविता पर भी आकर्षण हुआ और कवि की लोकप्रियता पे भी आकर्षण हुआ कि एक कवि, एक साहित्यकार भी, जैसे पहले ऐसा लगता था ना कि साहित्यकार ठीक है, वो एकेडमिक दुनिया का आदमी है, वो समाज में लोकप्रियता उस तरह से। अब आज हम लोग बात करते हैं, आज देखते हैं लोकप्रियता बहुत सारे बड़े कवि हैं, लेकिन नीरज की लोकप्रियता का मुकाबला कर पाना मेरे ख्याल से इस दौर के कवियों के बस की भी बात नहीं। नीरज के बारे में उनकी लोकप्रियता और उनका साहित्य, अब उनके कारवां गुजर गया जो पिक्चर में भी गाना है, देखिए कितने कई फिल्मों में उनके गीत, प्रेम में दर्शन कैसे घुसता है। तो नीरज के गीत, तो उन दोनों, साहित्य पक्ष और लोकप्रियता पक्ष, दोनों का प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर पड़ा, और मेरी इच्छा हुई कि कविता के क्षेत्र को चुनना चाहिए। परिणति उसकी हुई कक्षा 12 में, मैं था आजमगढ़ में ही पढ़ता था, तो आजमगढ़ महोत्सव हो रहा था। तो मुझे याद है पहली कविता मैंने आजमगढ़ महोत्सव में पढ़ी थी, और आजमगढ़ पर एक जनपद गीत लिखा था, तो वही मेरी पहली कविता है। 12वीं क्लास पे आपने लिखी? हाँ, 12वीं क्लास में थी। वो थी कि शस्य श्यामला चूनर धानी, तमसा का पावन पानी, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले अगणित बलिदानी। वो एक जनपद गीत था। तो पहली 12वीं कक्षा में मैंने पहली गीत लिखा भी, और आजमगढ़ महोत्सव था तो उसमें पढ़ा भी। तो वहाँ से आपको मंच का चाम शुरू हुआ? हाँ जी, काव्य यात्रा वहीं से शुरू हुई। तो आपने गीतों के अलावा और क्या लिखा है? ज्यादातर गीत लिखे, मुक्तक लिखे जी, और कविताएं बहुत थोड़ी लिखी। गीत लिखने में रुचि मेरी ज्यादा है। बाकी अध्यापक हूँ तो आलोचना की पुस्तकें लिखता ही हूँ। अभी मेरी लोक भारती प्रकाशन से एक प्रकाशनाधीन है पुस्तक आलोचना पर, हाँ, वल्लभाचार्य का जीवन और दर्शन। उसके अलावा हिंदी के राष्ट्रवादी कवि नाम से एक पुस्तक लोक भारती प्रकाशन से आ चुकी है, वो पिछले वर्ष आई। कई विश्वविद्यालयों में भी वो सिलेबस में लगी, हिंदी के राष्ट्रवादी कवियों पर वो किताब है। अच्छी किताब है, लोग बताते हैं, मैंने तो अच्छी समझ के लिखी, हर लेखक लिखता है, लेकिन लोगों ने भी उसकी काफ़ी प्रशंसा की, तो इसलिए लगता है कि वो सार्थक। और मुझे लगता है कि किसी भी कवि या लेखक के लिए महत्वपूर्ण है कि उसके पाठक उसकी किताब के बारे में क्या कह रहे हैं, वो तो अपने मन की बात कह ही देता है। खैर, इसमें मैं पढ़ रही थी तो इसमें लिखा हुआ था कि हिंदी नवगीत परंपरा के वर्तमान हस्ताक्षर है। तो जो नवगीत है, नवगीत के बारे में आप क्या कहेंगे? नवगीत क्या है? गीत बाकी के गीतों से किस तरह अलग है? नए प्रतीक और नए बिंबों को ग्रहण करके जो गीत रचे जाते हैं उनको नवगीत कहते हैं। गीत प्रेम के भी गीत होते हैं जी। और मतलब ये पुरानी परंपरा से किस तरह अलग है? जो हाँ, मैं बता रहा हूँ, गीत प्रेम के भी गीत होते हैं। हाँ। और पहले भी गीत लिखे जाते, गीत गोविंद जयदेव के समय से गीत गोविंद लिखा जा रहा है, विद्यापति ने गीत लिखे, आगे के रचनाकारों ने भी संस्कृत में और हिंदी में दोनों में लिखे। लेकिन शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, कुंवर बेचैन, कुंवर बेचैन और सोम ठाकुर तो मतलब बाद की कड़ी में सेकंड पीढ़ी में है। उसके पहले ठाकुर प्रसाद सिंह, शंभुनाथ सिंह, इन लोगों ने मिलकर एक नवगीत की परंपरा शुरू की, जिसमें गीत के लिए नए शब्दों, प्रेम के लिए भी, अगर जैसे आपने पिन बहुत सारे कुंवर बेचैन का एक कविता संग्रह है, तो उसको पढ़े, तो नए प्रतीक चुने, नए बिंब चुने। अगर प्रेम के लिए
ऐसे जैसे बादलों को आई ना समझो। हाँ जी। तो जैसे मतलब चाँद को प्रेमिका को केवल चाँद के रूप में नहीं देखना, प्रेमिका को एक फूली हुई रोटी के रूप में भी कुंवर बेचैन नहीं देखा है कि गोल फूली हुई रोटी जैसे आकर्षित करती है किसी भूखे आदमी को, वैसे ही मेरी प्रेमिका मुझे आकर्षित करती है। तो ये कितना नई बात है। तो इस तरह के नए बिंब और प्रतीक को धारण करना ये मतलब नवगीत की विशेषता है। और इसके अलावा जो नवगीत जो लिखने की विधा है वो कैसी है, किस तरह आप लिखते हैं, उसमें कैसे छंद हैं, किस तरह से मात्राएं हैं जिन पे काम होता है? अब छंद और गीत में देखिए, छंद और इसका जैसे गजल में है तो बहर तय है जी। तो गीत में ऐसी बहर तय या मीटर या मात्रा तय होने वाली बात नहीं है। गीत कई तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो मुखड़े के गीत होते हैं, बिना मुखड़े का गीत होता है, जैसे फिल्मों में होते हैं मुखड़े वाले। हाँ, जैसे मतलब एक गीत है मेरा, शहर शहर गांव गांव, तो उसमें मुखड़ा है कि शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, एक तरफ है गांव की बतिया पीपर पतिया भोली सुरतिया सूरज मीजे आपन अखियां चांद भी देखे तेरी सखियां, चंदा सूरज हाँ चंदा सूरज सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज, हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। तो अब ये देखिए, इसमें शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर, ये मुखड़ा हो गया। और इसके बाद सूरज अंतरा हो गया। तो कई गीत होते हैं कि बिना मुखड़े के हैं, जैसे एक मेरा गीत है, मतलब आपने तो लगभग सारे तरीके से लिखा हुआ है। हाँ, गीत मैंने जितने कोशिश करता हूँ कि अलग अलग धुन पर एक्सपेरिमेंट्स कर और अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि पाठकों को केवल एक ही प्रकार का रस न मिले और एक ही प्रकार के भाव। तो ये वो सारी चीजें इस किताब में भी हैं। जी, वो विविध रंगों के आपको गीत इस किताब में मिलेंगे। हाँ, वो मैंने कुछ पन्ने पलटे तो मुझे पता चला। गीत मिलेंगे जी, श्रृंगार के गीत मिलेंगे, कुछ देशभक्ति गीत भी हैं। देशभक्ति भी एक दो गीत, दो तीन गीत है, और क्रांति के गीत मिलेंगे। और आपने अपनी कहानी भी कही है इसमें, शिक्षक होना सरल नहीं है। तो ये गीत ये मेरा इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल हो गया था। अरे तो इसको फिर सुनेंगे जी। ये मैं सुनाता हूँ आपको। तो आप बता रहे थे मुखड़े के बारे में। हाँ जी। तो वो मैं कह रहा था कि गीत कई प्रकार के होते हैं, मुखड़े के गीत होते हैं, बिना मुखड़े के गीत लिखते हैं आप। गीत में कोई गीत की सबसे अच्छी बात यह है कि गीत आपको बंदिश में बांधता नहीं है, गीत आपको उन्मुक्त आकाश में उड़ने का अवसर देता है। लेकिन उसमें एक लय तो होनी जरूरी, लय तुक और इसमें तो आपको गति, लय तुक और गति, इसका पालन करना होगा। लेकिन कोई मात्रा नहीं है, काफिया मिलाना पड़ेगा जी। लेकिन आप बहुत सारे गीत नीरज जी के देख लीजिए जिसमें काफिया नहीं है, रदीफ नहीं है। ये गीत आपको स्वतंत्रता, निराला कहते हैं ना, नवगति नवलय ताल छंद, वाणी वंदना जो करते हैं वो, तो उसमें कहते हैं नवगति नवलय ताल छंद नो, नवल कंठ नो, नवल मंद्र रव, नव पर नव स्वर दे। मतलब गीत आपको वो पूरी नएपन की संभावना देता है, उन्मुक्त। गजल वो नहीं करती। गजल आपको बहर से, अगर आप बहर और काफिया रदीफ में बांधे रखेगी, बहर से बाहर हुए, काफिया रदीफ से बाहर हुए तो आप खारिज हो गए। आपकी गजल, आपकी शायरी, विचार कितने भी अच्छे हों लेकिन उस मीटर में आने चाहिए विचार। तो गीत का कोई मीटर नहीं है, गीत का कोई पर्टिकुलर मीटर नहीं है, आप उसका मीटर तैयार कर सकते हैं। तो आपने ये जो तमाम गीत लिखने सीखे हैं, ये आपने अपने दादाजी से सीखे? दादाजी मेरे आलोचक थे सूफी साहित्य पर। उनका सर्वाधिक बिकने वाली किताब देश में है सूफी साहित्य के, बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। और एक विधा होती टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, पाठ संपादन,
यानी पुरानी पांडुलिपियां जैसे अरबी में है, फारसी में है या किसी और लिपि में है, उसको संपादित करना, उसका हिंदी में अगर रूपांतरण हुआ, जैसे जायसी की मान लीजिए पद्मावत है तो उसकी 64 प्रतियां मिली अलग अलग राज दरबारों से। कौन सा पाठ एग्जैक्ट है, कौन सा पाठ सही है, उसका किस शब्द में, जैसे मान लीजिए उन्होंने तो पद्मावत का नाम ही बदल दिया और कहा कि पद्मावत नहीं है, उसका नाम पदुमावती है, क्योंकि वो सूफी काव्य परंपरा में नायिका के को आधार बनाकर कविताएं रचनाओं का नाम रखा जा रहा था, जैसे इंद्रावती, मधुमालती, उसी तरह से पदुमावती था। तो नुक्ता और उसके अध्ययन की दृष्टि से मैंने पाठ न, उसका नाम बदल दिया गया। तो उसी इस प्रक्रिया को टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो इसके और अच्छा, मतलब नाम बदलने की प्रक्रिया को, जहाँ चेंजेस कुछ नाम बदलना नहीं, मतलब पांडुलिपि को पढ़ना, टेक्स्ट को पढ़ना और उसका सही पाठ तैयार करना, मतलब उसके इतिहास के बारे में जानकर फिर उसको असल रूप में लेकर इतिहास और उसकी लिपि जो लिखा गया, जैसे मान लीजिए हिंदी में हम लिख रहे हैं तो उस समय तो हिंदी में लिखी नहीं, आप पहले तो प्रेस था नहीं, तो पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी, तो उनका कई प्रतियां मिली, उसको एक साथ इकट्ठा करके वो एक मतलब एक रिसर्च वर्क टाइप का होता है जिसमें लिपियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसको टेक्सचुअल। तो कविता लिखना उनसे नहीं सीखा, लेकिन साहित्य का संस्कार जरूर उनसे सीखा। तो साहित्यिक संस्कार उनसे सीखा। जीवन में जो कुछ भी आज ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के स्नेह से जो कुछ भी स्थान है वो उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से है। तो गीत लिखना फिर कहाँ से सीखा आपने? खुद से ही सीखा, अभ्यास, किसी को सुनकर फिर अभ्यास, कवि सम्मेलनों में सुनते हुए, गोष्ठियों में सुनते हुए और प्रयत्न करते हुए, थोड़ा जब आपके भीतर तड़पन रहती, किसी से मोहब्बत रहती है तो उसको आप हासिल करने के लिए किसी से रास्ता नहीं पूछते हैं, तो उसके लिए तो रास्ता खुद आप तय कर लेते हैं, तय बना लेते हैं, जान जाते हैं। तो उसी तरह गीतों से मोहब्बत थी तो अच्छा, मुझे लगा कि किसी से मोहब्बत थी और फिर गीत लिखे। तो उसी तरह से नहीं, मोहब्बत तो हर आदमी को किसी न किसी से होती है, लेकिन मुझे गीतों से भी मोहब्बत थी, तो इस नाते वो रास्ता बन गया गीतों का। कोई ऐसा सीखने जैसा कुछ नहीं हो पाया। मतलब खुद से ही, खुद ही की प्रतिभा से, और वो नैसर्गिक जो एक कवि के पास जो हृदय होता है वो था आपके पास। तो आप बता रहे थे कि बिना मुखड़े के भी गीत होते हैं। जी। एक मेरा गीत है, हे प्राण प्रिय सूरत तेरी जैसी न दिखी है लाखों में, मुस्कान तेरी ऊर्जा भरती मन के पंछी के पाखों में, कैसे बोलो पी सकता हूँ, कैसे बोलो पी सकता हूँ तुम बिन मैं मधु का ये प्याला, तेरी मदमस्त अदाओं का अब नशा है जैसे आँखों में, तेरे यौवन का ये उपवन अब लहराता बल खाता है, श्रृंगार तेरा तरुणाई की डाली पर यूं इठलाता है, तू फूल है मेरी बगिया की, आ लग जा मेरे सीने से, तुझको पा लेने की जैसे अब खुशी है फैली शाखों में। अब ये देखिए दोनों अंतरे आपने सुने, इसमें स्थाई नहीं था, मुखड़ा नहीं था जी, तो और इसी तरह से मतलब ये लगातार शुरू हो रहा है। हाँ, शुरू हो रहा है, वो सीधे सीधे आप अंतरे, इसी तरह इसी धुन पर एक मुखड़े का गीत है मेरा, वो है मुखड़े है फिर अंतरा है, बस एक झलक भर ही देखा ना जाने कैसे प्यार हुआ, फिर क्या सपनों में अब उसका आना जाना हर बार हुआ, तिरछी आंखें बारीक हंसी, तिरछी आंखें बारीक हंसी, अध खिले कमल सी वो लड़की, इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती, इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती, इस प्यार की उलझी डोरी में, इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ, बस एक
झलक भर ही देखा ना जाने कैसे प्यार हुआ। तो ये अब ये वही गीत मतलब एक उसी धुन पर गीत, वो एक मुखड़े का है एक बिना मुखड़े का है, तो गीत आपको इतनी आजादी देता है। तो जैसे आपने अब जितने भी गीत सुनाए हैं अभी वो गाकर सुनाए, तो आप तहत में भी पढ़ते हैं और तरन्नुम में? तहत में बहुत गीत लिखे नहीं मैंने और पढ़ता भी नहीं हूँ तहत में, और आदि भी नहीं उसका, लेकिन कुछ कविताएं लिखी हैं इस संग्रह में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो वो तहत में पढ़ी जा सकती हैं, हालांकि आज तक मैंने कभी तहत पर में पढ़ा नहीं। तो तहत जब आप तरन्नुम में भी पढ़ते हैं तो इनकी गीतों की धुन को पहले बनाते हैं या फिर लिरिक्स लिखते हैं? पहले धुन बनाता हूँ, फिर उसके बाद लिखते हैं। पहले धुन बनाता हूँ, उस धुन पे गीत सेट करता हूँ। जैसे कोई दिमाग में गुनगुना रहा हो, कोई धुन ध्यान में आ गई, जैसे ये शहर शहर वाला गीत आपको सुनाया था, तो ये भी इंस्टाग्राम पे मेरा बहुत वायरल गीत है, आप सुनिएगा कभी। तो अभी पहले धुन मेरे दिमाग में, कहीं यात्रा में मैं था, तो मेरे दिमाग में ये धुन आ गई, तो उस धुन को मैंने अचानक रिकॉर्ड, धुन आती है ध्यान में तो उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मोबाइल में गुनगुना के, और उसके बाद फिर उस पर गीत लिखता हूँ। तो जब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले गीत लिखते हैं उसके बाद धुन बनाते हैं। मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, मैं पहले धुन बना लेता हूँ फिर गीत लिखता हूँ। तो जब आप धुन बनाते हैं तो आपको लगता है कि संगीत का भी सुरों का थोड़ा ज्ञान इधर उधर होना चाहिए? बिल्कुल होना ताकि कुछ इधर थोड़ा गड़बड़ ना हो। बिल्कुल अच्छा है, संगीत का ज्ञान होता है तो, और आप धुनों की नई तो आपको संगीत का ज्ञान है? थोड़ा बहुत है। एक साल मैं कक्षा 11 में था, मेरी माता जी केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका थी, रिटायर हो गई, तो उनका ट्रांसफर हो गया बनारस में, DLW रेलवे की एक संस्था है, तो उसमें केंद्रीय विद्यालय भी है, तो वहाँ ट्रांसफर हो गया। तो मैं छोटा बेटा था, जानती हैं आप छोटे बेटों को ज्यादा लाड़ मिलता है, लाड़ भी मिलती है और सारा बोझ भी उन्हीं के कंधे पर रहता है। बड़े वाले काम का बोझ करते हैं और अरमानों का बोझ छोटे वाले पे होता है। तो माता जी ने कहा कि तुमको हमारे साथ चलना है, वहाँ रहना है अकेले। पिताजी भी नौकरी सर्विस में थे, तो वो लोग आजमगढ़ रहते थे, तो मैं माता जी के साथ DLW में था। वहीं पर एक मित्र मेरा था, वो संगीत सीखने जाता था, तो एक साल मैं जब DLW में था तो वहाँ संगीत एक मैडम थी DLW में, बंगाली मैडम थी, उन्होंने सिखाया एक साल, उतना ही सीख पाया एक साल, थोड़ा बहुत, वो भी एक दो राग ही सीखा था, या राग या मनोबल, तो वो भी भूल गया बहुत दिन, कक्षा 11 की बात है। तो संगीत का भी ऐसा कुछ विशेष अध्ययन नहीं। हाँ, संगीत में रुचि है, सूफी गाने बहुत सुनता हूँ, और नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना खूब सुनता हूँ, और पुराने गाने, इस तरह के गानों को सुनने पे, अच्छा कई बार होता है कि आप सुनकर भी गीतों को एक नई धुन, आप जितना संगीत जैसे पढ़ने के बारे में कहा जाता है कि आपको कहानी लिखनी है या कविता लिखनी है या उपन्यास लिखना है, तो आप तब तक नहीं अच्छा उपन्यास लिख सकते जब तक आप ढेर सारे उपन्यासों का अध्ययन आपने न किया हो। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि उनको आप आत्मसात करते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग आपका, और सीखते हैं, आपके डेटाबेस में वो मेमोरी जाती है, नए शब्द सीखते हैं, भाषा को गढ़ना सीखते हैं जी। तो उसी तरह से संगीत के साथ भी है कि आप सुनकर भी सीख सकते हैं। जितने ज्यादा गाना सुनेंगे, अधिक से अधिक आप संगीत सुनेंगे, उससे भी आपके भीतर संगीत की प्रेरणा और संगीत के ज्ञान भी थोड़ा बहुत सुनकर भी। तो अब जब आप गीत धुन बनाते हैं अपनी गीतों के लिए, तो आपके मन में ये नहीं रहता कि इतनी मैंने धुनें सुनी हुई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये धुन किसी और धुन से मैच कर जाए? कभी हो जाता है, कभी कभी। जैसे एक मुक्तक है मेरा, वो भी काफी लोकप्रिय है, लेकिन उसकी धुन ऐसा हुआ कि मैं बना रहा था और उस समय मुझे ध्यान, जैसे कई बार होता है आपको कि आप सुने हुए हैं वो धुन, लेकिन आपको ये लगता है कि वो नई धुन है, और जब आप कहीं सुनाते हैं तो ये पता चलता है कि सामने वाला कहता है तो सुनी थी है। अब वो आप, और एक बार जो धुन आपके दिमाग में चढ़ गई, जैसे आपने कोई मुक्तक लिखा, उस धुन पर कोई मुक्तक लिख दिया, अब वो दिमाग में आपके धुन चढ़ गई। जैसे मेरा एक मुक्तक है कि हम तो अपने को ही गुमनाम लिखे बैठे हैं,
खुद के हिस्से कई इल्जाम लिखे बैठे हैं, हाथ में फूल भी, चिट्ठी भी और किताबें भी, हाथ में फूल भी, चिट्ठी भी और किताबें भी, हर एक पर उसी का नाम लिखे बैठे हैं। अब ये मुक्तक है, ये धुन किसी लिखते समय ये धुन पे चढ़ गया। अब वो मैं चाहकर भी इस धुन, मैं जब भी प्रयास करता हूँ कि इसको हटाऊं तो इसके बराबर कोई धुन याद नहीं, समझ में नहीं है ये किसी जो उन शब्दों पर फिट बैठ सके, शब्दों पर फिट बैठ सके, और दूसरी बात मन पे भी फिट, मन का भी तो एक सवाल है ना, मन पे भी फिट बैठ सके। शब्दों पर तो फिट बैठने वाली धुन किसी आप नहीं कर पा रहे, किसी संगीतज्ञ मित्र से करा सकते हैं आप, लेकिन मन पे भी तो आपके चढ़नी चाहिए, वो मन पे नहीं चढ़ती है। और ये धुन एक बहुत लोकप्रिय, किसी मैं आज तक नहीं पकड़ पाया, लेकिन लोगों ने बताया कि किसी एक बहुत सुनी हुई लग रही है, कवि की धुन है, और वो चाहकर भी मैं उसको बदल, तो ऐसा होता है कई बार। तो ये बहुत सारा सुनने का मुझे लगता है कि शायद कुछ एक कमी भी हो सकती है कि आप खासतौर पे जब आप गीत ही लिख रहे हो, और जब आप खासतौर पे जब तरन्नुम में भी पढ़ रहे हो, तो डिसएडवांटेज तो है, लेकिन एडवांटेज ज्यादा है। ये आपकी पहली किताब है, काव्य संग्रह पहला है, इसके अलावा एक आलोचना और एक अभी प्रकाशाधीन है। हाँ जी। तो ये किताब को छपवाने का आइडिया क्यों आया, जब आप खासतौर पे जब आप मंचों पर पढ़ रहे हैं तो लोगों तक, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक वैसे भी आपके मुक्तक गीत सब पहुंच ही रहे हैं। जी। किताब किसी भी लेखक का सपना होता है किताब छपना जी। और मेरे 50 से अधिक गीत हो चुके थे, मुक्तक भी काफी हो चुके थे, तो मेरा भी सपना था किताब आ जाए, और हालांकि वो सपना आधा ही पूरा हो पाया। क्यों, किताब तो आ गई? हाँ, वो उसमें ये है कि किताब मैं चाहता था कि बाबा के जीवित रहते ही मेरा काव्य संग्रह भी आ जाए जी। लेकिन दुर्भाग्य से किताब प्रोसेस में ही रह गई, मेरी कमी के नाते जी। और प्रूफ रीडिंग और दुनिया भर के इसमें, तो फिर बाबा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तो मैं तो ये चाहता था कि ये किताब काव्य यात्रा जिनके गोद में बैठकर शुरू की है मैंने साहित्य की यात्रा, उन्हीं की गोद में ये किताब भी पहली बार रखूं, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होता है। तो इस दृष्टि से तो एक ये मतलब मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा कि वो नहीं कर पाया। और मेरे तो साहित्य की दृष्टि से या जीवन में एक आदर्श के नाते वो थे, और उनको किताब ही न भेंट कर पाना ये जिंदगी भर मलाल रहेगा। किताब आने की खुशी और किताब उनको न दे पाने का दुख, ये दोनों साथ साथ चलता रहेगा। तो ये इस किताब में बहुत सारे कोई ऐसे गीत भी हैं जो आपने अभी मंचों पर नहीं पढ़े होंगे? हाँ, ढेर सारे गीत हैं, बहुत सारे गीत, कविताएं, बहुत गीत हैं। मंच पर तो आप जानती हैं मंच की एक लिमिट होती है, वो मंच के स्टाइल के गीत होते हैं तो उनको ही पढ़ना होता है, लेकिन कई गीत ऐसे हैं जिनको मंचों पर नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, जब आप मंच पे पढ़ते हैं खास तौर पे, तो हमेशा, क्योंकि आप ये बता रहे कि मंच के स्टाइल के गीत होते हैं, इसमें और अलग गीत भी हैं, तो मंच पर कुछ बाध्यताएं भी होती हैं दर्शकों को लेके कि श्रृंगार ही पढ़ें या ऐसा नहीं है। ये जो मैंने आपको भी बताया, शहर शहर गांव गांव, या एक गीत और है भी, आपको इच्छा अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल सुनाऊंगा। ये गीत सामाजिक परिप्रेक्ष्य के गीत हैं, खूब चलते हैं, और खूब चलते हैं मतलब उसको पढ़ने के बाद लोगों का दोबारा पढ़ने का आग्रह होता है, उससे मेरी पहचान बनती है, मेरा मार्केट बनता है। ये सामाजिक गीतों से केवल श्रृंगार के गीत नहीं चलते है, क्या कि वो थोड़ा ऐसे गीत चलते हैं जो सरल गीत हों, जो सीधे टच करते हो लोगों तक। हाँ, दिमाग वाला गीत जो है जिसमें दिमाग लगाना हो समझने के लिए, या जिसमें थोड़ा एक्सरसाइज करनी हो मेंटल, वो गीत मंच पर नहीं चलते हैं। क्योंकि देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो ये कह दिया, मैथिली शरण गुप्त ने कह दिया कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो लेकिन उपदेश वाले गीत कहाँ चल रहे हैं मंच पर? आप देखिए
हाँ, वही मेरा सवाल था, वही उस सवाल का मर्म यही था। हाँ, तो ये मंच पर गीत चलते नहीं है। जी। है क्या कि व्यक्तिगत जीवन में आदमी तमाम संकट से, कठिनाई से जूझ रहा है उसको थोड़ा और उसको एंटरटेनमेंट। शाम को हम आज हमारी कविता सुनने आया, हाँ। वहां भी हम उसको कष्ट दे दें, तो इसलिए वो आनंद की तलाश में आता है, वो खुशी की तलाश में आता है, वो प्रसन्न चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कवि सम्मेलन सुनने आता है, और वहां पर वो तनाव तो ऑलरेडी उसके जीवन में है और तनाव लेने नहीं आता है, इसलिए वो मंच पर चलती नहीं है कविता। अच्छा, जब आप एक ऐसे परिवार से आ रहे हैं जहाँ आपके दादाजी कविताएं ही करते थे, आलोचक भी थे, हाँ। और सूफी कविताएं के। नहीं करते थे, अच्छा, आलोचना करते थे, मतलब एक साहित्यिक साहित्यकार। समृद्ध परिवार से जब आप आ रहे हैं, और मंच आपने, क्योंकि आपने बताया कि 12 साल में ही आपने सबसे पहली बार उनको देखा, सुना, जी। तो जब आप एक ऐसी परंपरा से आ रहे हैं और ऐसे अनुभवों से आ रहे हैं, तो मंच की चीज़ें, गीत, कविताएं कितनी बदल गई हैं उस समय से अभी तक? बहुत बदल गई, क्योंकि अब तो डिजिटल भी हो गया है। डिजिटल भी हो गया, और प्रचार प्रसार का एक माध्यम लोगों को अच्छा मिल गया। जी। घर बैठे अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो वो आप समाज को दिखा सकते हैं। एक तो ये पहले अवसर नहीं था, ये हाँ। पहले एक ग्रुप ऑफ कवीज था, तो उस ग्रुप में अगर आप फिट हैं, उनके चैनल में अगर आप हैं, तो आप कवि हैं। लेकिन अभी भी जो मंच पे पढ़ रहे हैं, वहाँ ग्रुप ऑफ कवि जो आप कह रहे हैं वो अभी नहीं है। बिल्कुल है। हाँ। उससे ज्यादा है जी। लेकिन वो आपको, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप इंस्टाग्राम है, हाँ, इनके माध्यम से आप, इनके माध्यम से आप कवि सम्मेलन में नहीं जा सकते, लेकिन अपनी प्रतिभा को लोगों तक दिखाने पहुंचा से सकते आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आपको कवि सम्मेलन में, मुझे कवि सम्मेलन बहुत नहीं मिलता है, एक तो कुछ प्रोफेसर होने का नुकसान है नुकसान, लेकिन वो आपकी कविता भी पढ़ते हैं वो शिक्षक। एक तो वो है, दूसरी बात वही जो कॉकस है, एक उसमें फिट नहीं हो पाते हम तो, लेकिन हमको इंस्टाग्राम पर रील डालने से कोई रोक नहीं सकता, फेसबुक पर रील डालने से कोई रोक नहीं सकता, उससे मुझे विद्यार्थियों का प्रेम मिलता है, युवाओं का स्नेह मिलता है, जितना स्नेह और प्रेम युवाओं का मिलता है, विद्यार्थियों को मिलता है, मेरे लिए वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और वो भी अवसर क्यों है, क्योंकि मुझे ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला, तो ये सुविधा उस समय नहीं। और ये भी आपके पाठक और सुनने वाले तो हैं ही ना, श्रोता हैं। बिल्कुल है, वही कह रहा हूँ, ये एक अवसर आपको दे रहा है, आपको पैसा नहीं, आपको आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है, कवि सम्मेलन में जाते हैं आप तो आर्थिक लाभ होता, लेकिन कम से कम आपको अपनी कला को प्रस्तुत करने से नहीं रोका जा सकता। और पहले की एक मर्यादा की बात है, तो देखिए पहले कवि सम्मेलन 2-3 बदलाव आप देखिए 15-20 साल के अंदर के कवि सम्मेलनों में, पहले कवि सम्मेलन होते थे तो रात भर चलते थे। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी घटनाएं किससे हमने सुने हैं कि रात सवेरे तक चल रहा है। वो जो मैं 12 साल वाला बता रहा हूँ कवि सम्मेलन, वही सुबह 6 बजे तक चला था, और 25,000 बताया जनता, 25,000 जनता रही होगी, और एक भी आदमी नहीं गया होगा घर, सब खाना वाना खा के 9 बजे आते थे पहले, और रात भर बैठ के कविता सुनते। अब 3 घंटे से ज्यादा, बड़े से बड़े कवि को बुला लीजिए, 3 घंटे से ज्यादा किसी को रोक के दिखा लीजिए आप, नहीं रुक रहे। श्रोता कम हो गए या वैसे कवि नहीं रहे अब? टाइम वैसा नहीं रहा, टाइम ऐसा नहीं रहा कि हर आदमी के पास एक शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है। हाँ। उसको, उसके पास उसका कैलेंडर कवि के कैलेंडर से कम बड़ा नहीं है, श्रोता का भी, तो इसलिए वो आपको अपने हिसाब से सुनेगा, आपको उस हिसाब से अपने को संक्षिप्त करना है, और अपने आप को कंटेंट वाइज उतना कॉम्पैक्ट करना है कि 3 घंटे के पूरे कवि सम्मेलन में आप उसको पूरा जीवन का आनंद दे पाए, ताकि वो 3 घंटे का वो आनंद ले पाए। 3 घंटे से ज्यादा, 4 घंटे से ज्यादा, बताइए बड़े कवि हैं आदरणीय कुमार विश्वास जी, आप बताइए 3 घंटे से ज्यादा कोई शो चलता होगा जी? बहुत होगा 4 घंटा होगा, इससे ज्यादा शो चलता होगा, बताइए। वही कुमार विश्वास खुद, वो तो आज से कविता नहीं पढ़ रहे, वो तो 30 साल 25 साल 30 साल से पढ़ रहे होंगे। वही कुमार विश्वास 15 साल पहले पढ़े होंगे तो रात भर पढ़े होंगे। कुमार विश्वास खुद 40 मिनट 1 घंटा पढ़े होंगे, अब कुमार विश्वास जी खुद ही 20 मिनट पढ़ते हैं, 25 मिनट पढ़ते हैं, तो वो एक परिवर्तन, जो समय का परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो उसमें तो सबको ही ढलना पड़ेगा, चाहे वो कवि हो या श्रोता हो, तो वो परिवर्तन का ही एक नतीजा है। और इसमें से अगर आप कोई कविता अगर सुनाना चाहें तो आपका स्वागत। एक
एक गीत है मेरा। जिसकी आप बात कर रहे थे कि आप अगर सुनना चाहें तो हम हाँ, सुनाएंगे। तो एक गीत है शहरों पर ही। जी। अभी देखिए दिल्ली में कुछ दिन पहले जहाँ हम लोग बैठे हैं, पोल्यूशन की क्या स्थिति हो गई थी। जी। हर आदमी शहर और शहरों की तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है, और उस नगरीय सभ्यता से अपने आप को आकर्षित पा रहा है। लेकिन क्या ये शहर हमारे अपने आप, अपनी आत्मा को, हमारे जीवन को समृद्ध कहीं कर कहीं निगलते जा रहे हैं क्या? और ये प्रदूषण, ये शहर की आपाधापी, इसी पर एक छोटा सा गीत लिखा है। जी। मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए ज्यादा प्रासंगिक होगा। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू और कुएं का मीठा पानी, पगडंडी पर सरपट दौड़ना, गलियों में कर ना मनमानी, बागीचे के आम की खुशबू, खेत में फसलों का लहराना, रात में बिजली कट जाने पर छत पर जाकर गाना गाना, शहरों की सांसों पर पहरे लग जाएंगे, शहरों की सांसों पर पहरे लग जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धूल लपेटे मैले कपड़े पहन के गुल्ली डंडा खेले, टूटी चप्पल पहन के सबने घूमे हैं कि तूने ही मेले, सब कुछ पालेने के चक्कर में हम सब कंगाल हो गए, दौलत शोहरत की ख्वाहिश में सबके सब कंगाल हो गए। दौड़ धूप के जब मुंह के बल गिर जाएंगे, दौड़ धूप के जब मुंह के बल गिर जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। और गीत का अंतिम बंद है, सुनिएगा। शहरों की ये आपाधापी हमको खुद से दूर कर रही, एक एक कर हर सपने को खुद ही चकना चूर कर रही, छोटी छोटी बातों में तब बड़ी बड़ी खुशी यहाँ पाते थे, भले बुरे कैसे भी हों पर हर घर से रिश्ते नाते थे। जीवन का अपने जब हिसाब हम लगाएंगे, जीवन का अपने जब हिसाब हम लगाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, धुआं 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 धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे।
बहुत ही अच्छा नॉस्टैल्जिक गीत है, हालांकि मैंने आपके इंस्टाग्राम पे भी सुना था ये। जी धन्यवाद। लेकिन बहुत नॉस्टैल्जिक है ये, दिल्ली से ज़्यादा आपको लगता है कि किसी भी शहर किसी के भी लिए बड़े शहर के लिए, और ये सच भी है। आप देखिए, मैं छोटे छोटे शहर, पूर्वांचल के बहुत छोटा शहर है आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, ये बहुत छोटे छोटे शहर हैं यार। बिहार के बहुत सारे शहर होंगे, आप इन शहरों की हालत देखिए। आप 10 किलोमीटर पर गांव है, हमको शौक है कि हम शहर में रहें। हम इसलिए शहर में जमीन खरीद रहे हैं, बड़ा सा घर है, बंगला है घर पे, गांव पे बड़ा सा बंगला है, सामने खूब सहल है, द्वार जिसको कहते हैं द्वार है, जानवर बंधे हैं दरवाजे पे, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम शहर जाके फ्लैट्स में रहने को राजी, 2 कमरे के मकान में रहने के लिए फ्लैट्स में राजी हैं। ये एक मतलब एक अजीब प्रकार की संस्कृति है। तो इस संस्कृति से अगर हम देखिए, 2 नुकसान है इसके। इस संस्कृति से अगर हम बाज नहीं आए या इस संस्कृति में सुधार नहीं किए, तो आप सोचिए दिल्ली जैसे, लखनऊ का क्या होगा। अतिक्रमण तो दिल्ली के लिए रो रहे हैं, लखनऊ का क्या होगा, इलाहाबाद का क्या होगा, बेंगलोर का क्या होगा, चेन्नई का क्या होगा। ये सारे जब शहर बन जाएंगे, सारे गांव समाप्त हो जाएंगे, शहर सब कुछ हो जाएगा, तो धरती कहाँ जाएगी। शहरों का अतिक्रमण तो है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे, खैर वो एक पूरा विषय अलग हो जाएगा बात करने के लिए, लेकिन सुविधाओं का है, हाँ सुविधाओं का है, महत्वाकांक्षाएं हैं, इसके अलावा जीवन में कुछ कर जाने हो जाने की इच्छाएं, वही महत्वाकांक्षाएं। तो वो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं जो, हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करने के लिए गांव भी कोई ऐसा कम अवसर नहीं देता है। हाँ, ये सुविधाओं का संकट है, सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए कि गांव में वो सुविधाएं जो शहरों में दे पा रहे हैं लोग, सरकारें, वो गांव में गांव तक पहुंचनी चाहिए जी। तब पलायन रुकेगा। हाँ। तब जाके गांव से शहर में आने वाला पलायन रुकेगा। मुझे लगता है जब हम इस विषय पे बात करेंगे, जब पलायन और क्यों शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये खैर एक बहुत लंबी बात चली जाएगी। तो खैर अभी हम इस आपकी किताब पे ही बात करेंगे, और जो अभी वाइफ बनी हुई है अभी उसी में रहते हैं। तो आपने जो कविता लिखी है, शिक्षक होना सरल नहीं है, तो इस गीत को आप दर्शकों को सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल, ये गीत ऐसे ही, मैं बहुत देर से इसको निकाल कर बैठी हुई हूँ। इसके पीछे की एक छोटी सी मतलब कहानी है आपको बता दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि आपको भी ऐसा ध्यान में होगा कि आपसे भी कभी न कभी किसी ने चर्चा की ही होगी कि अध्यापकों का क्या है, यूनिवर्सिटी के टीचर हो या प्राइमरी का अध्यापक, उनका क्या है, जाना है, झोला उठाना है, पढ़ाना है। ये लोग तो मतलब ऐसे ही मस्ती की तनख्वाह लेते हैं। हाँ। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षक होना, मतलब मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात को कहते हुए और महसूस करते हुए भी, कि जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं जी, तब अंतिम विकल्प के रूप में शिक्षक होना, बहुत सारे लोगों का आप सुने होंगे, आईएएस दे रहे थे, कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बन कुछ नहीं कर पा रहे थे तो चलो टीचर बन जाते। लेकिन शिक्षक होना कितने गौरव की बात है। आप पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, आप पीढ़ी का निर्माण करके समाज का निर्माण कर रहे हैं, समाज का निर्माण करके देश का निर्माण कर रहे हैं। न हम अपनी गरिमा को समझ पा रहे हैं, और इसलिए समाज भी हमारी गरिमा को नहीं समझ पा रहा। इसलिए इस संदर्भ से इस गीत को रचा था, सुनिएगा। मिट्टी को सोना कर पाना सरल नहीं है, मिट्टी को सोना कर पाना सरल नहीं है, मिट्टी को सोना कर पाना सरल नहीं है, इसीलिए शिक्षक बन पाना सरल नहीं है। सब कुछ सुनकर भी चुप ही रहना पड़ता है, गंगा सा पावन होकर बहना पड़ता है। सब कुछ सुनकर भी चुप ही रहना पड़ता है, गंगा सा पावन होकर बहना पड़ता है। मर्यादाओं में जीवन जीना पड़ता है, बन करके सुकरात जहर पीना पड़ता है। इसीलिए शिक्षक बन पाना सरल नहीं है, जीते जी शंकर हो जाना सरल नहीं है, इसीलिए शिक्षक बन पाना सरल नहीं है। छोटी खुशियों में भी खुश होना पड़ता है, गम में अपने छुप छुप कर रोना पड़ता है।
हर मजबूरी को हंस कर ढोना पड़ता है, गुरु गोविंद सिंह जैसे सब खोना पड़ता है। संघर्षों में जीवन जीना सरल नहीं है, संघर्षों में जीवन जीना सरल नहीं है, इसीलिए शिक्षक बन पाना सरल नहीं है। और शिक्षक को किन किन कठिनाइयों के मार्ग पर जाना पड़ता है कि तेज आंधियों से लड़कर उड़ना पड़ता है, फूल की खातिर पत्तों को झड़ना पड़ता है, सिद्धांतों पर स्वयं उसे अड़ना पड़ता है, बनकर द्रोणाचार्य उसे लड़ना पड़ता है। सब सहकर कर्तव्य निभाना सरल नहीं है। कोई कितना भी आक्षेप लगा दे, जिसका मन किया वो आक्षेप लगाकर शिक्षक पर चला गया कि सब सहकर कर्तव्य निभाना सरल नहीं है, इसीलिए शिक्षक बन पाना सरल नहीं है, इसीलिए शिक्षक बन पाना सरल नहीं है। और गीत का अंतिम बंद है कि अंधकार में जुगनू बन जलना पड़ता है, कांटों भरी सड़क पर भी चलना पड़ता है, अंधकार में जुगनू बन जलना पड़ता है, कांटों भरी सड़क पर भी चलना पड़ता है, आदर्श नियम नैतिकता में ढलना पड़ता है, बन करके चाणक्य स्वयं गलना पड़ता है। ऐसे में यह गीत सुनाना सरल नहीं है, ऐसे में यह गीत सुनाना सरल नहीं है, इसीलिए शिक्षक बन पाना सरल नहीं है, इसीलिए शिक्षक बन पाना सरल नहीं है। मेरे को लगता है गीतकार बन पाना भी सरल नहीं है शिक्षक बन पाना तो सरल नहीं है। तो अच्छा, फिल्मों की भी हम बात करते हैं, फिल्मों में भी गीत लिखे जाते हैं, तो वो मंच के गीतों से उनको जो लिखने की विधा है वो कितनी अलग है? जैसे बहुत कम एग्जाम्पल हैं, लेकिन हैं हमारे पास ऐसे उदाहरण भी जो मंच पर भी बहुत प्रसिद्ध हुए और फिल्मों में भी उनके गाने बहुत। गोपाल दास नीरज से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? जी, गुलजार साहब है तो या वसीम बरेलवी जी, राहत इंदौरी साहब ने भी कुछ एक दो गीत लिखे थे फिल्मों में। जी हाँ, फिल्मों में लिखे। तो राहत साहब तो शायर तो खैर जी थे, और शेर को, उनकी शायरी लिखना और उस शेर को कहना, दोनों का अंदाज अपना अलग था। हाँ। और लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे मुझे लगता है कि फिल्मों में उस तरह से मंचों के और साहित्यिक गीत नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि एक डेडिकेटेड गीतकार की तलाश में फिल्म और फिल्म इंडस्ट्री मेरे ख्याल से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर पा रही है। क्योंकि आप देखिए कि फिल्मों में जितने गीत लिखे जा रहे हैं वो आपको कवि सम्मेलनों के मंच पर या साहित्यिक गीत नहीं आपको दिखेंगे। हाँ। जो साहित्यिक गीत का मतलब, कहने का अर्थ मेरे उसको अन्यथा न ले, साहित्यिक गीत का अर्थ मतलब वो जो साहित्यिक परंपरा में आपको कहीं काव्य गोष्ठी में, कहीं कवि सम्मेलन में या किसी किताब में उस तरह से मिले, उनकी तासीर अलग अलग है, उनकी तासीर अलग है। इसलिए थोड़ा चीजें बदल गई। नहीं तो आप पहले देखिए, ये कारवां गुजर गया या राज कपूर साहब का, आपको वो तो किस्सा जानती होंगी नीरज साहब का, कि नीरज जी को ए भाई जरा देख के चलो वाला जो लिखा नीरज जी ने, तो उसके लिए उनको अब निर्देशक ने बुलाया बम्बई कि यार ये क्या दो कौड़ी का गीत लिख दिए, ये कंपोजर कंपोज ही नहीं कर पा रहा, क्या इसमें क्या कंपोज करना। उन्होंने बैठ के नीरज कंपोज कर दी, ए भाई जरा देख के चलो। वो नीरज ने कंपोजिंग भी की है उसकी गीत की, मतलब म्यूजिक की कंपोजिंग। तो इस तरह से पहले थोड़ा रचनाकार को अवसर था। अब मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में, वो जो फिल्म इंडस्ट्री क्या दुनिया भर में जो एक बाजारीकरण है, तो उस बाजारीकरण का प्रभाव तो रहेगा फिल्म पर, फिल्म इंडस्ट्री पर भी है, और दबाव भी है, होना भी चाहिए। अब साउथ की फिल्में या बॉलीवुड की फिल्में 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाने की दिशा में है, तो वो तो एक डेडिकेटेड उनको उस टीम चाहिए। उसके तहत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जैसे गीतकारों का या हमारे जैसे तमाम और भी गीतकारों का कुछ नुकसान भी हो जाता है। नहीं तो शायद, तो आपकी इच्छा है कि आप फिल्मों में लिखें?
किस व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है कि फिल्म में गीत हो, मेरे गीत, मतलब ये तो इससे तो अगर मुक्त हो जाए, माया कहा पांचों नाग 25 नागिन सुंगत तुरंत मरी, कबीरदास ने कहा, तो ये तो इंद्रियों और ये तो मनोविकार कहा कबीर ने, मोह माया लोभ काम क्रोध, इससे मुक्त हो जाए तब तो ईश्वर हो जाएंगे हम। तो मेरा भी तो लोभ तो है ही कहीं ना कहीं कि फिल्म में हूँ या चर्चित हूँ या मेरे गीत लोगों के जुबान पर हो, जैसे मेरे कविता के आदर्श नीरज जी के गीत जुबान पर थे लोगों के। खैर मुझे बहुत उम्मीद है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके गीत लोगों तक पहुँचे भी। और जैसे कि आप हम बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से फिल्मों में अगर आप लिख रहे हो तो कुछ तो बंधन वहाँ है, कि आप बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पोनी पे लिखना है, ड्रॉप पॉइंट दे देते हैं, पिकअप पॉइंट दे देते हैं, फिर धुन भी है, धुन भी उन्हीं के हिसाब की है, धुन भी उन्हीं की रहती है। हाँ। तो उसमें थोड़ा बंधन रहता ही है। हाँ हाँ। तो खैर मैं ये उम्मीद ये करूँगी कि अगर आपके फिल्म में भी गीत आए तो वो आपकी शर्तों पे चले जाए। और बाकी जिस उन्मुक्तता के साथ आप गीतों को लिख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि गीत उन्मुक्तता के साथ लेके जाते हैं, वहाँ पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, वहाँ पर कोई बंधन नहीं है। किसी भी साहित्यिक रचना के लिए दीपाली जी, अगर आपको आपके ऊपर बंदिश लगा दी, जैसे आप कोई रचनात्मक काम, आप स्वयं इतनी रचनात्मक काम कर रही हैं अमर उजाला के माध्यम से और अपने जीवन में, अगर आपको ये बंदिश लगा दी जाए तो आप आपकी रचनात्मकता मर जाएगी। आप फिर आपका दिमाग उस बंदिश पर कंसंट्रेट होगा, आप अपने से क्रिएटिव कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे तो गीत कैसे शुरू होता, जरूरत क्या थी गीत? हाँ। जी, ब्रजभाषा में तो लिखी जा रही थी ना कविता। सूरदास जी और कबीरदास जी लोग उसी को कॉपी करते हैं। अगर नयापन चाहिए तो लेखक को स्वतंत्रता चाहिए, नवगीत लिखने पड़ेंगे। नवगीत हो, या जैसे शायरी में भी आप देखिए पहले, अच्छा गजलों पर आपकी अब बेहतर जानकारी है, मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन आप देखिए गजलें पहले कैसे लिखी जाती थी। शेर का मतलब, शायरी का मतलब था कि मोहब्बत, उसमें मोहब्बत की बात हो, श्रृंगार की बात हो, समाज जीवन में क्या हो रहा है, गरीबी, दुख, पिछड़ा, शोषित, दलित, पीड़ित, ये शायरी का विषय नहीं था। ये शायरी का विषय आधुनिक काल में हुआ ना। आधुनिक काल में क्या, और अभी 25-30 सालों से मुझे लगता है तो शायरी से ज्यादा ये शायर का विषय होता है कि शायर किस विषय पे अधिक लिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे शायर ऐसे भी हुए जिन्होंने, हाँ जी, आप ये देखिए कि 50 साल पहले शायरी इस विषयों पर लिखना मतलब पैटर्न नहीं था, पैटर्न ही नहीं था। ये शुरू हुआ 50 सालों में सामाजिक विषयों पर शायरी लिखना। शायरी तो कहते थे कि वो माशूक के गले में, क्या गालिब ने कहा उसको, मुझे कोट याद नहीं आ रहा है उसका, माशूक के गले में पड़ा हुआ फंदा है शायरी। तो शायरी तो प्रेम और मोहब्बत की बात करती जी। तो नयापन आया, लेखक को स्वतंत्रता मिली, तब वो कुछ नया कर पाया। और लेखन के साथ ही स्वतंत्रता और नयापन तो आते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए भी, जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए, और जिनके लिए लिख रहे हैं उनके लिए भी, ताकि एक नया रेवोल्यूशन भी आ सके समय के हिसाब से पर चलने का। जैसे आपने शिक्षकों के लिए गीत लिखा है, शिक्षक होना आसान नहीं है। तो खैर बहरहाल बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले तो इस किताब के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी उन्मुक्तता के साथ आप बहुत सारे नए गीत रचते रहें, लिखते रहें, और फिर आपकी एक और नई किताब आए। जैसा कि आपने बताया भी कि इसका जो पहला एडिशन है वो ख़त्म हो चुका है, दूसरा एडिशन है। तो ये किताब है जिस पर हमने बात की, बादलों को आईना समझो। हमारे साथ इसके कवि भी थे डॉक्टर विनम्र सेन सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जुड़े रहिए अमर उजाला काव्य के साथ, लिखते रहिए। धन्यवाद।